कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। जैसे ही मान ने ये सुना तो हैरान हो गया। वहीं वहां बाकी सभी के होठों पर इस्माइल थे, लेकिन परी और तेजस्विनी बिल्कुल शांत थे, जैसे मानो उन्हें ये पहले से ही पता चल गया था। दिशा ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में ठहरे आंसू गालों पर आ गए। वो बस खुद को रोक नहीं पाई और उसके कदम अपने आप ही पीछे की तरफ जाने लगे। वो वहां से रोती हुई जाने लगी कि तभी एक आवाज़ सुन उसके कदम रुक गए। तुम कहाँ जा रही हो तिशा? इस आवाज़ को सुनकर तिशा के कदम रुक गए और वो पीछे मुड़कर देखी तो माया उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। माया तुरंत इशारा करते हुए तिशा से बोली, यहाँ आओ। तुम ऐसे क्यों जा रही हो? क्या मेरी इंगेजमेंट नहीं देखोगी? तिशा, जिसकी आंखें नम हो गई थी, वो अपने आंसुओं को आंखों में ही रोकते हुए होठों पर हल्की मुस्कान लिए बोली, हाँ क्यों नहीं माया, भला मैं तुम्हारी इंगेजमेंट क्यों नहीं देखूंगी? तो यहाँ आओ ना। तुम क्यों जा रही हो मुझे छोड़कर? आओ, यहाँ मेरे घर से इस वक्त और कोई तो है नहीं, तुम ही तो हो। तुम मेरे साथ ही स्टेज पर खड़ी रहो, जल्दी से स्टेज पर आओ। तिशा माया की बात सुनकर थोड़ा सा सकपका गई और वो इधर उधर देखने लगी, फिर धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा दी। वहीं सामने खड़े परी तेजस्विनी ये सब देख रही थी और दोनों की ही आंखें नम हो गई थी। दोनों तिशा के चेहरे को देखकर उसके दुख को समझ चुकी थी। वहीं मान का जबड़ा गुस्से से कसा हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से खुद के गुस्से को कंट्रोल किए हुए था। जैसे उसकी नज़र तिशा पर गई, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वहीं तिशा अपने भारी कदमों के साथ आगे चलते हुए स्टेज की तरफ गई। वो सीढ़ियों से होते हुए स्टेज में पहुंची तो माया तुरंत तिशा को पकड़कर बोली, ऐसे क्यों? तुम धीरे धीरे आ रही थी और ऐसे मुझे छोड़कर जा रही थी क्यों? चलो, अब तुम यहाँ खड़ी हो जाओ मेरे साथ। तिशा चुपचाप अपनी नज़रों को नीचे झुकाए खड़ी हो गई। वहीं मान की नज़र तो बस तिशा पर ही थी। तिशा के दर्द और दुख को मान बहुत अच्छी तरह से समझ गया था। तभी मान के बगल में खड़ी निहारिका जी उससे बोली, मान बेटा चलो, अब जल्दी से माया को रिंग पहना दो। मान अपनी मुट्ठियों को कसा हुआ खड़ा था। मान के हाथ आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसी समय मान स्टेज के नीचे खड़े रूथ की तरफ देखा तो रूथ आंखों से ही इशारा कर दिया, जिससे अचानक ही मान के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए और उसके होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गए। अचानक ही उसे पूरी जगह की लाइट चली गई और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। जैसे अंधेरा फैला, सभी जगह पर अफरा तफरी मच गई। तभी उस जगह पर लगा एक बड़ा सा एलईडी ऑन हुआ है और उस पर एक वीडियो चलने लगा। सभी की नज़रें सामने चल रहे वीडियो पर चले गए, जहाँ पर एक लड़की बेड पर किसी आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी। उसके कपड़े वहीं फर्श पर इधर उधर बिखरे हुए थे। उस लड़की की आहों की तेज तेज आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही सभी ने ध्यान से देखा तो वो लड़की कोई और नहीं, माया थी। और सब हैरानी से माया की तरफ देखने लगी। लेकिन माया की तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और डर के कारण उसके माथे पर पसीना उभर आया था। वो अपनी सहमी हुई निगाहों से इधर उधर देखती हुई चिल्लाकर बोली, ये सब क्या चल रहा है? बंद करो इसे, ये सब झूठ है। तभी एकदम से लाइट फिर से ऑन हो गई और अब मान सबके सामने आया और माइक लेकर बोला, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मिस माया के रास लीलाएं। कैसा लगा आप सबको इनकी रास लीला देखकर? खैर, मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं, मिस माया सिर्फ एक के साथ नहीं, बहुतों के साथ सो चुकी हैं। एक मिनट, अगर आप लोग कहें तो मैं वो भी दिखा दूं। मान इतना कहते ही बिना किसी के जवाब को इंतजार किए वहीं कॉर्नर में एक लड़के को इशारा किया तो एक बार फिर से लाइट ऑफ हो गया और वापस से वीडियो चलने लगी। अब हर दो दो सेकंड बाद माया हर दूसरे लड़के के साथ इंटीमेट होती हुई दिख रही थी। हालांकि इस वीडियो को पूरी तरह से क्लियर नहीं दिखाया जा रहा था, उसमें कुछ चीज़ों को ब्लर कर दिया गया था, पर फिर भी उनकी पोजीशन को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किस तरह का वीडियो है। और आप सभी माया को घिन भरी नज़रों से देख रहे थे। माया के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। वो चिल्लाते हुए बोली, क्या ये सब बकवास है? बंद करो। चारों तरफ लाइट जल उठे। माया चिल्लाकर बोली, ये सब क्या बकवास दिखा रहे हैं आप मान? मानवेद प्रताप सिंह, डोंट कॉल मी मान। ये हक मैंने तुम्हें कभी नहीं दिया। तुम्हारे लिए मैं यहाँ का कुंवर हूँ, सो कॉल मी कुंवर सा।
ये सब बातें मान इतने खतरनाक तरीके से बोला था कि माया की रीढ़ की हड्डियां तक कांप उठी थी। तभी निहारिका जी मान के पास आकर बोली, ये सब क्या है मान बेटा? मान निहारिका जी की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, ऐसा भी मैंने क्या दिखा दिया? बिल्कुल सही तो दिखाया, जो सच है वही दिखाया है। और सच्चाई यही है आपकी सो कॉल्ड फ्रेंड की सो कॉल्ड बेटी का। निहारिका जी गुस्से से बोली, मान ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मुझे माया पर पूरा यकीन है। जिसने भी तुम्हें ये वीडियो दिया है वो फेक है। माया ऐसी लड़की नहीं है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ मान। मान एक तंज भरी मुस्कान साथ बोला, अच्छा अगर आपको इतना ही पसंद है तो आप रखिए अपने पास, मुझे कोई शौक नहीं है इस बाजारू लड़की को अपने गले बांधने का। ये बोलती हुए मान माया की तरफ तिरस्कार भरी नज़रों से देख रहा था। वहीं मान को ऐसे खुद की तरफ देखता हुआ पाकर माया रोते हुए बोली, मान अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी है तो आप प्लीज़ मना कर दीजिए, पर इस तरह से मुझे बदनाम मत करिए। ये सुनते ही मान गुस्से से बोला, बदनाम? बदनाम उन्हें किया जाता है जिनकी कोई इज्जत हो, तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मान की ये सब बातें माया को चुभ रहे थे। वो गुस्से से आगे बढ़ी और वहीं एक साइड खड़ी त्रिशा के पास जाकर एक थप्पड़ खींचकर मारे, चटाक। इस थप्पड़ की तेज आवाज पूरी जगह पर गूंज उठे। जैसे ही सभी लोग सामने देखे तो हैरान रह गए। माया अपने गाल पर हाथ रख खड़ी थी और उसके सामने मान खड़ा था, जो कि उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। माया जैसे ही त्रिशा को मारने वाली थी, उसी समय मान आगे बढ़ा और उसके हाथों को पकड़कर मोड़ दिया, फिर एक झटके में उसे ही एक थप्पड़ खींचकर मार दिया। वहीं तिशा डर से कांप रही थी। जैसे ही मान को यह एहसास हुआ, वह एकदम से उसे अपनी बाहों में भर लिया। मान अपनी लाल आंखों से माया की तरफ घूर रहा था। वहीं माया अभी कांपते हुए गुस्से से मान और तिशा की तरफ देख रही थी। वो तो तिशा को नफरत भरी निगाहों से देख रही थी और उसका मन कर रहा था कि अभी आगे बढ़े और तिशा का खून कर दे। वो गुस्से से तिशा की तरफ देखते हुए बोली, तिशा ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुम यहाँ नहीं आती तो आज मान मेरा होता। उसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण ही आज मान मुझसे दूर है। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना कहते हुए माया फिर से आगे बढ़ी। तभी मान उसे दूर झटकते हुए बोला, सोचना भी मत, दिशा को थप्पड़ मारना तो दूर, तुमने एक उंगली भी लगा दी तो तुम्हारी उंगली को काट दूंगा। अगर तिशा यहाँ नहीं भी होती तो भी मैं तुम्हारा कभी भी नहीं होता, क्योंकि मैं तुम जैसी लड़कियों के साथ रिश्ता बनाना तो दूर, तुम जैसी लड़कियों को मैं नज़र उठाकर भी नहीं देखता। फिर वो तिशा को और भी अपनी बाहों में छुपाते हुए बोला, और रही बात तिशा की तो तिशा मेरी है और मेरी ही रहेगी। इसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता है। मान की कई बातों को सुन सभी हैरानी से उसे देख रहे थे। वहीं परी, तेजस्विनी, रुद्र और राजवीर उन सबके होठों पर इस्माइल थे। निहारिका जी आगे बढ़ी और मान के पास आकर बोली, मान बेटा ये पागलपन मत करो। तिशा के किसी कुल खानदान का कुछ भी हमें नहीं पता है, और ऐसी लड़की कैसे इस महल की कुंवर रानी सा बन सकती है। लेकिन मान निहारिका जी की बातों को इग्नोर कर दिया। तभी निहारिका जी अवेन जी के पास गई और बोली, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए मान क्या करने जा रहा है। अवेन जी जो कि अब तक बिल्कुल चुपचाप खड़े थे, वो मान की तरफ बढ़े और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, मानवेंद्र प्रताप सिंह। जैसे ही मान ने ये सुना, वो अपने बाबा साहब की तरफ देखने लगा। तभी राजा साहब बोले, आज तुम्हारे बाबा सा नहीं बल्कि राजा साहब आदेश दे रहे हैं कि अभी इसी वक्त तुम इंगेजमेंट करोगे। अविन जी की बातें सुन सभी हैरान रह गए। वहीं निहारिका जी और माया के होठों पर तो कुटिल मुस्कान आ गए। मान हैरानी से बोला, बाबा सा ये आप क्या बोल रहे हैं? अविन जी गुस्से से बोले, मैं बाबा सा नहीं, राजस्थान का राजा साहब बोल रहा हूँ, और तुम्हें अपने राजा की बात माननी होगी कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह। आज तुम्हें ये इंगेजमेंट करनी होगी, क्योंकि अगर इंगेजमेंट नहीं हुई तो बहुत बेइज्जती होगी, और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई हमारे खानदान के ऊपर एक उंगली तक उठाए। मान तुरंत मना करते हुए बोला, पर बाबा साहब आपने देखा ना कि लड़की का कैसा कैरेक्टर है, तो क्या ऐसी लड़की यहाँ की कुंवर रानी सा बन सकती है? इससे पहले कि अवेन जी कुछ बोलते, निहारिका जी आगे आकर बोली, मान बेटा ये सब तुम्हारी सिर्फ गलत फहमी है। माया ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, किसी ने तुम्हें फेक वीडियो दिया है। लेकिन मान उनकी बातों को इग्नोर कर अपने पिता की तरफ देखने लगा। तभी राजा साहब बोले, मैंने कहा ये एंगेजमेंट होगी,
पर मैंने ये नहीं कहा कि ये इंगेजमेंट माया के साथ होगी। जैसे ही राजा साहब की बातें सबके कानों में पड़े, सब एक बार फिर से चौंक गए। निहारिका जी हैरानी से बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? अवेन जी बोले, मैं वही कह रहा हूँ जो सभी लोग सुन रहे हैं। मान की इंगेजमेंट तिरसा बिटिया से होगी। ये सुनते ही सभी के होठों पर स्माइल आ गए। वही निहारिका जी और माया गुस्से से खून के घूंट पीते हुए खड़ी थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। तभी मान तुरंत वहीं रखे थाल में से इंगेजमेंट रिंग उठाया और एकदम से तिशा का हाथ पकड़ उसे रिंग पहना दिया। फिर दूसरा रिंग उठाकर तिशा के हाथों में पकड़ाते हुए बोला, जान, जल्दी से रिंग पहना दो, इससे पहले कि शुभ मुहूर्त निकल जाए। तिशा अभी भी घबराए हुए से सबको देख रही थी। तभी राजा साहब तिशा के सिर पर हाथ रखे तो तिशा की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो अपने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाकर मान की उंगलियों में रिंग को पहना दी। जैसे ही दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाए, वैसे ही तालियों की आवाजें चारों तरफ गूंज उठे। मान और तिरसा दोनों ही साथ में अवेन जी से आशीर्वाद लिए। अवेन जी दोनों के ही सिर पर हाथ रख लिए। जैसे ही तिरसा खड़ी हुई, अवेन जी उसे अपने गले से लगा लिए और प्यार से बोले, बेटा, कभी भी रोना मत और बिल्कुल भी कभी खुद को अकेला मत समझना। अब तुम्हारे बाबा से तुम्हारे साथ हैं। ये सुनते ही तिशा और भी तेजी से सिसकने लगी। ये देख आवेन जी उसे शांत कराते हुए बोले, बस बेटा, जैसे मेरे लिए परी और तेजस्विनी है, वैसे ही तुम भी मेरी बेटी ही हो। और हाँ, अगर मेरा बेटा तुम्हें कभी तंग करे तो तुम उसकी भी कंप्लेन मुझसे कर सकती हो। मैं इसके कान पकड़कर सीधा कर दूंगा। ये सुनते ही तिशा रोते रोते मुस्कुरा देती है। सभी अवेन जी की बात सुन हंसने लगे। वहीं मान का मुंह बन गया और वो, बाबा साहब, आप अपने बेटे के साइड ना होकर अभी से ही अपनी बहू का साइड ले रहे हो। ये तो गलत बात है ना। अवेन जी मान की तरफ देखे और बोले, हाँ तो मैं अपनी बहू की साइड लूँगा क्योंकि मेरी बहू बहुत ही प्यारी है, तुम्हारी तरह अकड़ू नहीं। ये सुनते ही सभी हंसने लगे। वहीं मान अपने चेहरे को झुकाते हुए बोला, क्या बाबा साहब, आप बिना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। उसी समय परी और तेजस्विनी भी स्टेज पर आई और बोली, बाबा साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। भाई साहब ऐसे भी बहुत ही गुस्से वाले हैं। मुझे तो बेचारी तिशा की चिंता हो रही है कि कहीं भाई साहब ऐसे ही गुस्सा करते रहे तो हमारी तिशा बेचारी का क्या होगा। अबेन जी परी और तेजस्विनी की तरफ देखे और बोले, तिशा नहीं, भाभी साहब, तुम्हारी भाभी है तिशा। ये सुनते ही परी और तेजस्विनी दोनों ही अपने दांतों तले जीभ दबाई और बोली, सॉरी बाबा साहब, सॉरी भाई भाभी साहब। तीसरा बस उन दोनों की तरफ देखी और हल्का मुस्कुरा दी। तभी परी और तेजस्विनी आगे बढ़कर तीसा के गले लग गई और बोली, वेलकम इन माय फैमिली भाभी साहब। तीसा बस मुस्कुराते हुए उनके गले लगी रही। वो कुछ नहीं बोली। अभी वो बहुत भावुक हो गई थी। बचपन से अब तक वो एक फैमिली के लिए तरसती रही। आज उसे इतनी अच्छी फैमिली मिली, वो भी सिर्फ किसके कारण? सिर्फ मान के कारण। अगर मान उसे नहीं अपनाया तो उसे कभी भी इतनी अच्छी फैमिली नसीब नहीं होती। तिशा अपनी तिरछी निगाहों से मान की तरफ देखी तो मान उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही वो देखा कि तिशा उसकी तरफ देख रही है तो अपनी एक आई विंक कर दिया। ये देखते तिशा जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली और शर्म के कारण उसका चेहरा गुलाबी हो गया। वहीं मान को तो तिशा को ऐसे परेशान करने में बहुत मज़ा आ रहा था। वो अपने मन ही मन बोला, अब तुम देखो बेबी, मैं कैसे तुम्हें परेशान करता हूँ। अब तो मैं तुम्हें एक पल भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये बोलते हुए वो कुछ सोचकर बस मुस्कुराया जा रहा था। तभी रुद्र और राजवीर भी वहां आ गए और मान के साथ खड़े हो गए। वहीं एक साइड खड़ी माया और निहारिका जी गुस्से से उन सभी को घूर रही थी। माया का तो गुस्से से बुरा हाल था। वो अपने पैर पटकती हुई तेजी से स्टेज पर से नीचे उतरी और गुस्से से दंदनाते हुए महल के अंदर चली गई। इस वक्त उसका खून खौल रहा था। वो बुरी तरह से बौखलाई हुई थी। वहीं निहारिका जी भी नाराज होकर वहां से माया के पीछे ही चली गई। वहीं मान और तिशा दोनों ही साथ में जाकर दादाजी और दादी जी के पास गए और उनसे भी आशीर्वाद लिए। दादा दादी उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए बोले, हमेशा खुश रहना और हमेशा साथ में रहना। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। ये सुनकर मान तिरछी निगाहों से तिशा को देखा तो तिशा अपनी पलकों को झुकाए खड़ी थी। परी रूथ के पास आई और धीरे से बोली, शिवाय जी नहीं आए और ना ही आदि आया। रूथ परी की कमर में धीरे से अपने हाथ डाला और उसे खुद से चिपकाते हुए बोला, एंजल, मैंने तो उन दोनों से कहा था, पर लगता है वो दोनों किसी जरूरी काम में फंस गए हैं। पर डोंट वरी, शादी में जरूर वो दोनों आ जाएंगे। परी बस मुस्कुरा दी। फिर वो रूथ के हाथ को अपने कमर पर से हटाने लगी, लेकिन रुद्र
और भी कसकर उसे पकड़ लिया तो परी इधर उधर सबकी तरफ देखते हुए धीरे से बोली, क्या कर रहे हैं, छोड़िए, सब हमें देख रहे हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रुद्र उसकी तरफ देखा और फिर सामने की तरफ देखते हुए नॉर्मल में बोला, पर मुझे तो नहीं दिखता कि कोई हमें देख रहा है। मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिख रहा है जो हमें देख रहा हो। एंजल, चुपचाप से मेरे साथ खड़ी रहो। तुम हर बार मुझसे दूर भाग रही हो, पर इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। परी बार बार कोशिश करती रही लेकिन रूत नहीं छोड़ा। अंत में परी भी हार मानकर चुपचाप खड़ी हो गई। तभी पीछे से दादाजी की आवाज आई, अरे, किसने कहा कि हम नहीं देख रहे हैं? हम दोनों कब से तुम दोनों को ही देख रहे हैं। और मेरी बहू को परेशान करना बंद करो वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जैसे ही रूत अपने दादाजी की बात सुना वो तुरंत परी को छोड़ दिया। फिर दादाजी की तरफ देखकर बोला, नॉट अगेन दादाजी, प्लीज कभी तो मुझे मेरी एंजल के साथ रहने दिया करिए। दादाजी चलकर आईं और परी को अपने साथ ले जाते हुए बोली, चुप कर, हर वक्त मेरी बहू को परेशान करता रहता है और बोलता है कभी तो मुझे रहने दिया करो। और अब मुझे अपनी बहू को अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाना है। इतना कहकर दादाजी परी को अपने कुछ रिलेटिव से मिलवाने के लिए लेकर चली गई। धीरे धीरे पार्टी खत्म हो गई और सभी गेस्ट धीरे धीरे वहां से जाने लगे। सबके जाने के बाद घर के लोग भी अपने अपने रूम में आ गए। परी रूम में आई और जल्द से अपने गहनों को उतार कर ड्रेसिंग पर रख दी। फिर वो अलमीरा में से अपना नाइट ड्रेस निकाली और उसे लेकर सीधे वॉशरूम के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से सावर लेकर निकली। वो अपने चेहरे को तो आगे से पोंछते हुए बाहर आ रही थी। जैसे ही वो रूम में आई, सामने बैठे शख्स को देख वो हैरान हो गई और हैरानी से सामने बैठी बोली, आप यहाँ? इस वक्त रूम में रूथ था। अभी परी कुछ और बोलती उससे पहले ही रूथ एकदम से आगे बढ़ा और परी को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। परी तो बस हैरानी से उसे आंखें फाड़े देख रही थी। तभी रूथ उसे कमर से पकड़े हुए ऊपर उठा लिया और उसे लेकर बेड पर आ गया। परी रूथ की हरकत पर उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? रूथ परी की गालों पर किस करते हुए बोला, एंजल, शायद तुम भूल रही हो, हमने पार्टी में इतना एंजॉय किया, पर एक चीज़ तुम भूल गए, हमने खाया नहीं। परी रूथ की बात पर हंसते बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप? हमने तो डिनर किया था, वो भी साथ में। रूथ परी को लेकर बेड पर बैठ गया और बोला, साथ में किया तो था, पर मैंने स्वीट डिश तो नहीं खाया और मुझे अभी अपना स्वीट डिश खाना है। परी समझ नहीं पा रही थी कि रूथ क्या कह रहा है। वो कंफ्यूज भरी नज़रों से उसे देख रही थी। तभी रूथ वहीं पास में रखे टेबल पर से एक बाउल उठाया। परी जैसे पीछे मुड़कर देखी तो रूथ के हाथ में एक बाउल था जिसमें गुलाब जामुन रखे हुए थे। परी गुलाब जामुन को देख उसकी आंखों में चमक आ गए। वो मुस्कुराते हुए बोली, गुलाब जामुन, आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है। रूथ हंसते हुए बोला, मुझे पता है एंजल, इसीलिए तो मैं लाया हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी एंजल को क्या पसंद है। जैसे ही परी ने ये सुना वो खुश होते हुए बोली, क्या आप ये मेरे लिए लेकर आए हैं? रूथ अपने पलकों को झपका दिया तो वे एकदम से रूथ की गालों पर किस करते बोली, थैंक यू। परी के ऐसे किस करने पर रूथ बोला, एंजल, ये कौन सा तरीका है थैंक यू कहने का? परी रूथ के कहने का मतलब समझ गई। वो तुरंत ही उसकी गोद से उतरने की कोशिश करते हुए बोली, आप छोड़िए मुझे, मुझे गुलाब जामुन खाना है और मैं अब आपको कोई थैंक यू नहीं बोलने वाली। इतना बोलो तुरंत रूथ के गोद में से उठ गई और बेड पर जाकर बैठ गई। फिर वो गुलाब जामुन का बाउल उठाकर उसे बड़े ही मज़े के साथ खाने लगी। रूथ परी को ही देख रहा था। वो परी की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, अच्छा, तो तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे? कोई बात नहीं एंजल, तुम देखती जाओ, मैं थैंक यू नहीं लिया तो मैं रुद्रांश सिंह राठौर नहीं, और मुझे अपना थैंक यू लेने बहुत अच्छी तरह से आता है। वहीं इन सब से बेखबर परी मज़े से अपना गुलाब जामुन खा रही थी। गुलाब जामुन जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में परी के होठों के पास कुछ गुलाब जामुन के रस गिर गए थे, जिस पर रूथ की नज़र पड़ गई और उसका गला सूखने लगा। वो आगे बढ़ने वाला था कि तभी परी अपने होठों के पास जीभ को फिराते हुए उन गुलाब जामुन के रस को शक करने लगी। ये देखकर तो रूथ की हालत ही खराब हो गई। वो एकदम से परी को कमर से पकड़ा और अपनी तरफ लेकर पलट गया। अभी परी को समझ पाती उससे पहले ही रूथ परी को लेकर बेड पर पलट गया और उसके ऊपर जाकर बिना किसी वार्निंग के उसकी होठों के पास गिरे गुलाब जामुन के रस को शक करने लगा। रूथ के ऐसा करने से परी की आंखें हैरानी से फैल गईं। हालांकि अब तक परी ने सारा गुलाब जामुन खा लिया था। रूथ धीरे से परी की होठों के पास से गिरे रस को अपनी जीभ को होठों पर फिराते हुए बोला,
सच में बहुत ही टेस्टी है। परी उसे घूर कर देखी तो रुद्र हंसते बोला, ऐसे मत देखो एंजल, वरना कहीं मैं अपना कंट्रोल ना खो दूं। ये सुन परी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तभी रुद्र बोला, मुझे और खाना है, बिकॉज ये टेस्ट मुझे बहुत पसंद आ रहा है। परी को समझ नहीं पाई और वो कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखते बोली, पर अब आप कैसे खाओगे? अब तो मैं सारा खा गई। फिर कुछ सोच रुद्र की आंखों में चमक आ गया। वो अपने चेहरे को पीछे घुमाया तो उसे वहीं बेड पर रखा। वो बाउल दिखा जिसमें अभी भी गुलाब जामुन के रस थे। वो स्पून से उस रस को उठाया और परी के होठों के पास गिरा दिया। परी हैरान रह गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही रोद नीचे झुककर अपनी जीभ से उसके होठों के आसपास लगे गुलाब जामुन के रसों को लिक और शक करने लगा। रूथ के ऐसा करने से पहले परी रूथ की शर्ट की कॉलर को पकड़ लिया। वहीं रूथ के हाथ परी की कमर पर कस गए और वो बड़ी ही मदहोशी के साथ पूरे चेहरे पर गुलाब जामुन के रस को गिराकर उसे बड़ी ही बेताबी के साथ चूमने लगा। वो रस को पीने के साथ साथ उसके गालों और उसके पूरे चेहरे को बड़ी ही बेताबी के साथ चूमे जा रहा था, जिससे परी की हालत खराब हो रही थी। शर्म के कारण उसका बुरा हाल था। परी के पूरे शरीर में तेज करंट दौड़ रहे थे। परी रूथ को दूर करना चाह रही थी, पर रूथ ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर प्रेस कर दिया और अब बड़ी ही बेबाकी के साथ उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। यहाँ परी की हालत खराब थी। वो कसकर अपने पैरों की एड़ियों को बेड पर घसीट रही थी, लेकिन रूथ था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रूथ परी के पूरे चेहरे को लाल कर दिया था। वो धीरे से परी के चेहरे से दूर होकर बोला, अब एक चीज बाकी रह गया। वह हैरानी से उसे देखी। तब तक रूद नीचे झुका और परी के होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया। जहां रूद परी के साथ रोमांस करने में लगा हुआ था, वहीं मान भी चुपके से तिशा के रूम में आ गया। तिशा जो कि बेड पर बैठकर अपने हाथों में पहने रिंग को एक टक देखी जा रही थी और उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब मान ने उसे ये रिंग पहनाई थी। उसे अंदर ही अंदर इतनी खुशी हो रही थी कि वो उस खुशी को चाह कर भी शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। रिंग को देखते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। तभी उसके कानों में एक आवाज गई, सिर्फ रिंग को ही देखती रहोगी या रिंग पहनाने वाले को भी देखोगी बेबी? इस आवाज को सुनते ही तिशा एकदम से हड़बड़ा गई। जब वो जल्दी से सामने देखी तो रूम के डोर के पास मान बड़े ही स्टाइल में खड़ा था। मान को देखकर तिशा ने तुरंत अपनी नजरों को नीचे झुका दी। तब तक मान आगे बढ़ा और पहले रूम का डोर बंद किया, फिर तिशा की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। मान को अपनी तरफ आते देख तिशा जल्दी से बेड पर से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगी, पर तभी मान उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बोला, अब तो तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं भाग सकती, क्योंकि अब मेरा तुम पर पूरा हक है। तिशा मान की बात सुनकर धीरे से बोली, जी नहीं, अभी आपका मुझ पर पूरा हक नहीं है। तिशा की बात पर मान उसे उसकी कमर से पकड़ खुद से चिपकाते हुए बोला, अच्छा, पूरा हक नहीं है तो किसका हक है? तिशा एक नज़र मान की तरफ देखी जो उसे ही घूर कर देख रहा था, तो तिशा अपनी नज़रों को नीचे झुका ली और धीमी आवाज में बोली, हक तो आपका है, पर अभी पूरा नहीं है, अभी आधा है। मान इस पर हल्का मुस्कुराया, फिर अपने होठों को तिशा के कानों के पास ले जाकर फुसफुसा कर बोला, मतलब हक अभी आधा अधूरा है। ये सुन तिशा की पलकें अपने आप ऊपर उठ गईं और वो मान की तरफ देखने लगी, तो मान तिशा के गालों पर हल्का सा किस किया और बोला, जब ऐसा है तो क्यों ना आज मिलन अभी आधा अधूरा कर लिया जाए। तिशा कहीं ना कहीं मान के कहने का मतलब समझ गई थी। अभी वो कुछ कर पाती उससे पहले ही मान एकदम से उसे अपनी गोद में उठा लिया। फिर वो उसे लेकर बेड पर आ गया, तिशा को बेड पर लिटा दिया, फिर झट से वो खुद उसके ऊपर आ गया। तो ये देखकर तिशा ने अपनी आंखें बड़ी किए मान की तरफ देखने लगी और फिर तुरंत उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मान तिशा की बात सुन हल्का मुस्कुराया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बेड पर प्रेस कर किया और बोला, वही जो तुम अभी कह रही थी, आधा अधूरा है, तो आज मिलन भी आधा अधूरा हो जाए। तिशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही मान नीचे झुका और तिशा के गले पर किस करने लगा, जिससे तिशा मदहोश हो गई। वो तुरंत बेडशीट पर अपनी पकड़ कर ली। मान तिशा के पूरे गर्दन पर अपने होठ चला रहा था और बड़ी ही मदहोशी से उसे चूमे जा रहा था। वहीं तिशा बेचैनी से तड़प रही थी। मान धीरे धीरे अपने होठों को नीचे लेकर आया और अब उसके होठ तिशा के क्लीवेज तक पहुंच गए। ये देख तिशा और भी ज्यादा बेचैन हो उठी। मान तिशा की बेचैनी को साफ महसूस कर पा रहा था और उसे तिशा को इस तरह से परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था। वो कुछ सेकंड बाद तिशा के क्लीवेज पर हल्का सा बाइट किया, जिससे तिशा कराह उठी।
मान तुरंत अपने चेहरे को ऊपर करके तिशा के चेहरे की तरफ देखा तो अपनी आंखों को बंद किए हुए था। ये देख मान हल्का मुस्कुराया और तुरंत तिशा के होठों की तरफ बढ़ गया। फिर होठों के पास अपने होठ ले जाकर के बोला, बेबी मैंने कहा था ना कि तुम सिर्फ मेरी हो, और आज देखा मैंने तुम्हें अपना बना ही लिया। बहुत जल्द तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी। मान की आवाज़ सुन अपनी आंखें खोल दी। कुछ बोलते उससे पहले ही मान नीचे झुका और तिशा के होठों पर किस करने लगा। राजवीर भी मौके का फायदा उठाकर तेजस्विनी से मिलने उसके रूम में चला गया था। तेजस्विनी बेड पर सारे कपड़े फैलाकर बैठी थी। राजवीर तुरंत जाकर बेड पर लेट गया तो तेजस्विनी गुस्से से बोली कि क्या किया आपने? मैं भी कपड़े सारे रखे हैं और आप उस पर लेट गए हैं और तुरंत ही सारे कपड़ों को एक साइड रख दिया है। तेजस्विनी राजवीर की तरफ देखकर गुस्से से, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आप जाइए यहाँ से, मुझे काम करने दीजिए। राजवीर हाथ को पकड़कर बोला, जान मेरे पास आओ ना, मुझे तुम्हें प्यार करना है। तो उसने गुस्से से राजवीर की तरफ घूर कर देखी और बोली, मुझे भी कुछ नहीं करना है, मुझे भी अपने कपड़े समेटने हैं। तभी राजवीर बोला, चलो मैं भी तुम्हारे कपड़े समेटने में मदद कर देता हूँ। इतना कहकर वो तुरंत उठकर बैठ गया। तेजस्विनी के कपड़ों की तरफ देखने लगा। तेजस्विनी उसे मना करना चाह रही थी। तब तक राजवीर तेजस्विनी के एक इनर वियर को उठाया और बोला, जान ये क्या है? तेजस्विनी उसे देखकर गुस्से में एकदम से उसके हाथ से उस कपड़े को छीन ली और बोली, आप बहुत बुरे हैं। राजवीर फिर से मुस्कुराया और एक बार फिर से दूसरे इनर वियर को उठाया और पूछा, जान ये क्या है? राजवीर के पूछने पर अब तेजस्विनी को गुस्सा आ गया। वो तुरंत ही राजवीर के हाथ से इनर वियर छीनते हुए बोली, आप ये ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, जबकि उस रात आप इतना बातों को सुन समझ मुस्कुराने लगा। वो तुरंत तेजस्विनी को अपने करीब खींच लिया। जैसे तेजस्विनी उसके सीने पर गिरी, वो हैरानी से राजवीर को देख रही थी। राजवीर बड़े प्यार से तेजस्विनी के बालों में अपने हाथ चलाते हुए बोला, जान तुम क्या कह रही थी? मैंने सुना नहीं। उस रात क्या? तेजस्विनी राजवीर के सीने पर मारती हुई बोली, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। राजवीर तेजस्विनी के हाथ को पकड़ लेता है और एकदम से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। फिर प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए उससे पूछता है, क्यों जान, क्यों नहीं बताओगी? तुम मुझे पूरा हक बनता है, और वैसे भी उस रात हम दोनों ही साथ में थे, तो फिर मुझसे कैसे शर्माना? तेजस्विनी अपनी नज़रों को ऊपर उठाती है और राजवीर की तरफ देखकर उससे थोड़ा नाराज होकर बोलती है, आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे उस रात मैं नहीं, आप होश में नहीं थे, जबकि सच्चाई है कि उस रात मैं होश में नहीं थी और आप पूरी तरह से होश में थे। तो मुझे तो कुछ भी याद नहीं, लेकिन आपको तो सब कुछ अच्छे से याद है, फिर ऐसा ड्रामा क्यों कर रहे हैं? राजवीर अपने होठों पर बड़े से स्माइल लिए था। फिर वो बोला, मेरी जान को सब कुछ याद है कि उस रात वो होश में नहीं थी, बल्कि मैं होश में था। पर सच कहूँ, मैं तो होश में होकर भी तुम्हें देखकर मदहोश हो गया था। वो मदहोशी इतनी ज़्यादा थी कि बेहोशी से भी ज़्यादा बढ़कर थी। ये सब बातें राजवीर तेजस्विनी के कानों में अपनी गर्म सांसों को छोड़ते हुए बोला, जिससे तेजस्विनी पूरी तरह से कांप उठी और उसके कान लाल हो गए। अचानक से वो राजवीर को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, चलिए हटिए, जाइए यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया ना तो फिर आपकी खैर नहीं। राजवीर तेजस्विनी की बात सुनकर तुरंत बेड पर आकर लेट गया और बड़ी स्टाइल से अपने पैर पर पैर चढ़ाते हुए बोला, अगर कोई देखता है तो देखने दो, मैं किसी से नहीं डरता, और अच्छा ही होगा अगर कोई देख लेगा तो फिर हम दोनों की भी रुद्र और मान के साथ ही शादी हो जाएगी, वो भी एक ही मंडप में। क्या कहती हो तुम? तेजस्विनी अपनी आंख बड़ी किए राजवीर की तरफ देख रही थी। वहीं राजवीर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए अपनी एक आई विंक कर दिया। तो तेजस्विनी गुस्से से बोली, भूल जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अभी मुझे शादी नहीं करनी है, समझे आप? इतना कहकर वो वहीं सोफे पर रखे कुशन को उठाकर राजवीर की तरफ फेंक कर मारती है। तो राजवीर हंसते हुए बोलता है, अरे यार, तुम तो बात बात पर झांसी की रानी बन जाती हो, और फिर क्यों शादी नहीं करनी है? देखो, मुझे लगता है कि हम दोनों की शादी कर लेनी चाहिए। मैं अब और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बहुत हो लिया रातों में अकेले, और अब मुझे मेरी बीवी चाहिए। मुझे अपनी बीवी के बाहों में सोना है, उसे बहुत सारा प्यार करना है। तेजस्विनी गुस्से से बोली, बेशर्म इंसान,
इतना कहकर वो जाने लगी, तभी राजवीर उसकी कलाई को पकड़कर एकदम से खींच लिया, जिससे तेजस्विनी सीधे उसके ऊपर आ गई। राजवीर तुरंत तेजस्विनी को लेकर पलट जाता है और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए मधुसी के साथ बोला, जान, मैं अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बस तुम्हारी परमिशन चाहिए। तेजस्विनी तुरंत राजवीर के हाथ को पकड़ ली और बोली, अभी नहीं। तभी राजवीर मुंह बनाकर बोला, तो फिर शादी की बात करें, क्योंकि मुझे शादी के बाद सुहाग रात भी तो बनानी है। तेजस्विनी गुस्से से राजवीर की तरफ घूर कर देखते बोली, आपको सिर्फ उसी की पड़ी है, कितने हफ्सी इंसान हो आप। जिस पर राजवीर हंसते बोला, क्या कहा तुमने जान, फिर से कहो। तेजस्विनी चिढ़कर बोली, क्या गलत कहा मैंने, आप हो हफ्सी और एक नंबर के ठरकी इंसान हो। अब आप जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। अब मुझे नींद आ रही है, सोने दीजिए। तो तुम सो जाओ, कौन मना किया है, मुझे भी बहुत नींद आ रही है और आज मैं अपनी जान के ही साथ सोऊंगा। इतना कहकर राजवीर तेजस्विनी को उसके कमर से पकड़कर खुद से चिपका लिया। तेजस्विनी कसमसा कर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तभी राजवीर एकदम से पलटा और तेजस्विनी के ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। तेजस्विनी राजवीर के ऐसे इतने करीब आने से घबरा गई। तभी राजवीर बिना वक्त गंवाए एकदम से तेजस्विनी के होठों से अपने होठ जोड़ लिए और उसे किस करने लगा। तेजस्विनी पहले खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, पर बाद में वो भी राजवीर के सॉफ्ट किस से मदहोश होकर उसका साथ देने लग गई। करीब 5 मिनट बाद राजवीर अपने होठों को तेजस्विनी के होठों से दूर किया। फिर वो बेड पर लेट गया और तेजस्विनी के कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब खींच दिया। इस बार तेजस्विनी कुछ भी रिएक्ट नहीं की, क्योंकि अब उसे शर्म आ रही थी। वो चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। राजवीर भी बड़े प्यार से तेजस्विनी के बालों को सहला रहा था और देखते ही देखते दोनों ही नींद की आगोश में चले गए। अगली सुबह सभी लोग जल्दी उठ गए थे, क्योंकि आज से शादी की बाकी की रस्में शुरू होने वाले थे। राजा साहब सारे महल में अपने नौकरों को साफ सफाई करने के लिए बोल रहे थे। वो सोफे पर बैठे हुए सारे काम को देख रहे थे। तभी वहां पर दादाजी और दादी जी भी आ गई। एक सर्वेंट वहां चाय लेकर आया और वहीं टेबल पर रख कर वहां से चला गया। फिर वो दोनों लोग मिलकर शादी में आने वाले गेस्ट की लिस्ट बनाने लग गए। अभी वो लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी उसी समय महल के सामने एक साथ कई गाड़ियां आकर रुकी। पहले गाड़ी में से एक लड़का बाहर आया और फिर दूसरी साइड से एक लड़की कार से बाहर आई और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर महल के अंदर अपने कदम बढ़ा दिए। वहीं दूसरी गाड़ी में से भी एक दूसरा लड़का बाहर निकला और उसके हाथ में एक लड़की भी बाहर आई और वो दोनों भी महल की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वो चारों महल के अंदर आए, सबसे पहले उनकी नज़र सोफे पर बैठे दादाजी और दादी जी दिखाई दिए। तो दोनों लड़के तुरंत ही आगे बढ़ते हुए बोले, दादाजी दादी जी देखिए, हम आ गए। इस आवाज़ को सुनते ही सोफे पर बैठे दादाजी दादी जी और अभेन जी की नज़रें सामने गेट की तरफ गई, जहाँ पर 2 लड़के और 2 लड़कियाँ खड़े थे। उनके होठों पर स्माइल थी। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, अरे तो आए हो तो मुझसे मिलोगे नहीं क्या, जल्दी आओ और मुझसे मिलो। दादाजी के बोलने पर वो चारों आकर दादाजी और दादी जी के पैर छुए। तो दादाजी दोनों लड़कों के पीठ पर एक चपत लगाते हुए बोले, नालायक कहीं के, कहाँ थे अब तक, तुम्हें पता भी नहीं है तुम लोगों के ना आने के कारण वो सब गुस्से से लाल पीले हो हुए पड़े हैं। और फिर दोनों लड़कियों की तरफ देखते हुए बोले, और तुम दोनों बेटा, तुम दोनों को तो आना चाहिए था ना, तुम दोनों तो परी की फ्रेंड हो। तुम्हें पता है पूरे पार्टी में वो बच्ची बड़ी बेसब्री से तुम्ही लोगों को ढूंढ रही थी। सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, कनक और सोनम थी। वो दोनों अपनी नज़रें नीचे करके धीमी आवाज़ में बोली, सॉरी दादाजी, इसमें हमारी बिल्कुल गलती नहीं है। जब हमें कोई यहाँ लाएगा तब तो हम आएंगे। दादाजी जब ये सुने तो वहीं खड़े शिवाय और आदि की तरफ घूरकर देखने लगे। तो दोनों तुरंत अपने दांत दिखा दिए। अपने दांत दिखाना बंद करो, वरना इन्हें तोड़ दूंगा। दादाजी की बात सुनकर शिवाय और आदि तुरंत अपने अपने मुंह बंद कर लिए और चुपचाप अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। तभी दादी जी बोली, अरे बस भी करिए, एक तो ये चारों इतने दूर से सफ़र करके आ रहे हैं, ऊपर से आप उन पर इतना गुस्सा कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। रुथ के दादाजी दादी जी को अपनी साइड लेते देखकर शिवाय और आदि जल्दी से दादी के पास जाकर चिपक गए और बोले, थैंक यू दादी, आप नहीं होती तो हमारा क्या होता, आप तो बेस्ट दादी हो। ये कहते हुए वो दोनों ने दादी के गाल पर किस कर दिए। तभी दादी ने दोनों के गालों पर हल्के हल्के चपत लगाई और बोली, अच्छा मुझे मस्का लगाना बंद कर, तुझे अपना ये मस्का बचा के रखना चाहिए, क्योंकि वो सब गुस्से से बौखलाए हुए हैं। सिवाय हंसते बोला,
डोंट वरी दादी जी, मैं रूथ को तो यूं ही बना लूँगा। वो मेरा यार है, उसे सब कुछ पता रहता है। आदि भी हंसते हुए बोला, हाँ दादी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। रूथ भैया तो बस एक बार परी भाभी बोलेंगे और रूथ भैया तुरंत मान जाएंगे, क्योंकि भैया कभी भी भाभी की बात नहीं टालती हैं। अच्छा, तो तुम दोनों पहले से ही सोच कर आए हो? ये बोलते हुए दादी सिवाय और आदि के कानों को पकड़ ली, जिस पर सिवाय और आदि दोनों ही अपने कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोले, दादी छोड़ो, दर्द हो रहा है, कान टूट के हाथ में आ जाएगा। वहीं सामने खड़ी कनक और सोनम हंस रही थी। जैसे ही नजर कनक पर गई तो कनक अपने मुंह को दबाकर हंसने लगी। ये देखकर सिवाय मन में बोला, अच्छा बीबी, बहुत हंसी आ रही है ना, रात में मैं तुम्हें बताता हूँ। कनक जो सिवाय को ही देख रही थी, वो सिवाय के घूरने का मतलब समझ जाती है, फिर वो बुरी तरह घबरा जाती है। अच्छा बेटा, मेरे हल्का सा कान पर पकड़ने से तेरे कान टूट रहे हैं? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तूने लगा रखा है, दादी को बहुत हल्के में ले लिया है। दादी की बात सुनकर आदि हंसते बोला, ओ दादी, भला मैं आपको हल्के में कैसे ले सकता हूँ? आप तो काफ़ी भारी भरकम हो। बेचारे मेरे दादाजी भी आपको नहीं उठा पाते होंगे। क्यों दादाजी, सही कह रहा हूँ ना मैं? बेशर्म, कुछ ज़्यादा ही जुबान नहीं चलने लगी है तुम दोनों की? दादी जी अपनी छड़ी पटकते हुए आदि की तरफ देखकर बोली, तो आदि झट से सोफे पर दूसरे साइड जाकर दुबक गया और हंसते बोला, अरे दादाजी, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि आप दादी को कितनी बार अपनी गोद में उठाए हो, और कहीं आपकी कमर में कोई लचक तो नहीं आई? दादाजी अब और भी तेजी से अपनी छड़ी को पटके और बोले, रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ अभी कि मेरी कमर में लचक आई या नहीं। आदि हंसते हुए यहाँ वहाँ उछलने लगा और बोला, अरे दादाजी, मैं तो बस ऐसे ही कंफर्म कर रहा था। इतना कहकर वो यहाँ से भाग गया। वहीं दादाजी अपनी छड़ी घुमा रहे थे। वहीं सामने बैठे अवेन जी सब कुछ देख रहे थे। उन्हें ये सब देख बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें यही लग रहा था कि उनकी बेटी इतने अच्छे कुशल परिवार में जा रही है, जहाँ पर तो पहले से ही उसका पति उसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, वहीं उसका देवर अपनी बातों से परी को हमेशा खुश रखेगा। तभी दादाजी चिल्लाकर बोले, तुम सबको इतना भी अकल नहीं है कि सामने राजा साहब बैठे हुए हैं, उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लें। आदि अपने हाथों को ऊपर करते हुए बोला, देखिए दादाजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप ही आते ही हम पर बरस पड़े तो हम क्या करें? इतना कहकर आदि और सिवाय दोनों ही सोनम और कनक के साथ अवेन जी के पास गए और उनका आशीर्वाद लिए। अवेन जी खुश होकर उन चारों को आशीर्वाद देते हुए बोले, हमेशा खुश रहो और तुम लोगों की जोड़ी यूं ही बनी रहे। ये सुनकर वो चारों एक दूसरे की तरफ देखे। तभी अवेन जी कनक को अपने पास बुलाए और प्यार से उसके सिर को सहलाकर बोले, कैसी है मेरी बच्ची? कनक तुरंत बोली, मैं ठीक हूँ बाबा। उसी समय सीढ़ियों से होते हुए परी और रोद नीचे आ रहे थे। जैसे ही सबकी नजरें सीढ़ियों की तरफ गई तो सभी मुस्कुरा दिए। वहीं परी कनक को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी, जिसे देख कनक घबरा गई और अपने मन ही मन में बोली, ये तो आज किसी झांसी की रानी की तरह लग रही है। कनक बेटा, तू तो गई। जैसे ही परी नीचे आई, वो अभी कनक की तरफ बढ़ ही रही थी कि एकदम से कोई आकर उसको गले से लगा लिया और उसे गोल गोल घुमाने लगा। ऐसे अचानक गले लगाने से परी पहले घबरा गई। ये कोई और नहीं, आदि था, और परी को गोल गोल घुमाते हुए बोला, भाभी भाभी भाभी, कैसे हो आप? परी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आदि भैया छोड़िए मुझे। पर आदि इस वक्त इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो छोड़ ही नहीं रहा था। वैसे ही हमेशा से परी और आदि की बहुत बनती थी। सारी शरारतें वो दोनों मिलकर ही तो करते थे। लेकिन इस वक्त परी को वो सब कुछ तो याद नहीं था, लेकिन वो ये जानती थी कि आदि रुद्र का भाई है। वहीं उन दोनों को इस तरह से देखकर कोई गुस्से से घूर रहा था। ये कोई और नहीं, रुद्र था। वो एकदम से आगे बढ़ा और आदि को परी से दूर कर दिया और तुरंत परी को खुद से चिपका लिया। रुद्र आदि को घूर कर देखने लगा। वहीं आदि हैरानी से आंखें फाड़े रुद्र की तरफ देख रहा था। बाकी सभी उन दोनों को इस तरह से देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि रुद्र अपने छोटे भाई से जेलस हो रहा है। भाई, ये क्या हरकत है? आपने इस तरह से क्यों मुझे भाभी से दूर किया? अब क्या एक देवर अपनी भाभी से भी नहीं मिल सकता? रुद्र आदि को घूरते बोला, तू कोई छोटा बच्चा नहीं है जो इस तरह से मेरी एंजल से आकर चिपक रहा है। अगर इतना ही चिपकने का मन है तो जाकर अपनी सोनम से चिपक। वहीं सभी तेज से हंसने लगे। वहीं आदि का मुंह बन गया। वो मासूम सा चेहरा बनाकर नीचे की तरफ देखने लगा। वहीं सोनम तो शर्म से किसी से नजर भी नहीं मिला पा रही थी। परी कुछ सेकंड तक रुद्र के बाहों में रही, फिर उसके हाथों को खुद पर से हटाने की कोशिश करने वाले पर उसी पर पकड़ मजबूत कर लिया। क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे।
परी कसमसाते हुए बोली, लेकिन रुद्र परी से अपनी पकड़ को नहीं छोड़ा। ये देखकर दादाजी अपनी छड़ी पीटते बोले, नालायक कहीं का, जरा सा भी शर्म है या नहीं? यहाँ मैं और तेरी दादी और तेरी ससुर जी बैठे हुए हैं, कुछ तो शर्म कर ले। रुद्र भी तुनक कर बोला, ये क्या बात हुई दादाजी? मैं क्यों भला शर्म करूं? मैं अपनी वाइफ को ही गले लगाया है, किसी दूसरे की वाइफ को थोड़े। आप अपनी बीवी पर ध्यान दीजिए, मेरी बीवी पर नहीं। दादाजी घूर कर देखिए, वे बोले, लगता है आजकल तेरा जुबान बहुत चल रहा है, तुझे सबक सिखाना होगा। ये बोलते हुए वो खड़े हो गए और अपनी छड़ी को घुमाते हुए रूथ की तरफ जाने लगे। तभी रूथ जल्दी से परी के पीछे छिप गया। देखिए दादाजी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और इस तरह से मेरे ससुर के सामने आप हाथ नहीं उठा सकते, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अच्छा, तो तुझे अपनी इज्जत की पड़ी है, और जब मैं मना कर रहा था तब तो तू बड़ा अपनी वाइफ कर रहा था। अब दिखा अपनी वाइफ के साथ रोमांस करके, मैं भी तुझे बताता हूँ। इतना बोल दादाजी आगे बढ़ गए कि तभी दादी जी उनका हाथ पकड़कर बोले, रूथ के दादाजी क्या कर रहे हैं आप? बच्चा है, जाने दीजिए, इस तरह से मारना सही नहीं रहेगा। दादाजी एक नज़र दादी की तरफ देखे और फिर रूथ को घूर कर देखते हुए बोले, तेरी दादी बोल रही है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना आज मैं यही यही तेरी अच्छे से कुटाई कर देता। रुद्र मुंह बनाकर दादी की तरफ देखते हुए बोला, दादी, मुझे ऐसा लग रहा है कि दादाजी का कहीं बाहर चक्कर चल रहा है, इसलिए वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। हो ना हो, कहीं बाहर भी इनके 2-4 पोते खेल रहे होंगे। रुद्र की बात सुन दादी जी घूर कर दादाजी की तरफ देखी। वहीं बाकी सब हैरानी से रुद्र की तरफ देख रहे थे, जो कि अपनी बात बोलकर मुस्कुरा रहा था। दादाजी एक बार फिर से गुस्से से रुद्र को घूरे और बोले, लगता है तू पिटे बिना नहीं मानेगा। उसी समय परी मौके का फायदा उठाई और एकदम से रुद्र से दूर होकर कनक की तरफ बढ़ गई। जैसे ही कनक परी को अपने पास आते हुए देखी तो खड़ी हो गई और तुरंत उसको गले लगाने लगी थी कि तभी परी अपने हाथ को दिखाकर बोली, तू दूर रहे मुझसे, तेरी एक ही सहेली मैं हूँ और तू मेरी ही एंगेजमेंट में नहीं आई। तुझे क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुझे माफ़ कर दूंगी? परी की बात सुनकर कनक मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखने लगी तो परी मुंह फुलाकर बोली, तुझे क्या लगता है ये मासूम सी सूरत देखकर मैं सब भूल जाऊंगी और तुझे माफ़ कर दूंगी? मैं इतनी जल्दी नहीं मानने वाली। अब चल, मुझे जल्दी से मना। ये सुनकर कनक के होठों पर मीठी सी स्माइल आ गई। वह आगे बढ़ी, अपने पॉकेट में से चॉकलेट निकाल कर परी की तरफ बढ़ाती हुई बोली, मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट चॉकलेट लेकर आई हूँ, अब तो मान भी जा। परी चॉकलेट को देखकर मुस्कुरा उठी। वो अपने हाथ में चॉकलेट ले ली, लेकिन दूसरी तरफ अपना चेहरा फिराते हुए बोली, मैंने चॉकलेट तो ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे मना कर दिया है। तो कनक तुरंत परी के सामने आकर बोली, अच्छा तू ही बता दे कि कैसे माफ़ी मांगूं और तू कैसे मानेगी। परी अपने गालों पर हाथ रखकर सोचने की एक्टिंग करते बोली, अब से तुझे पूरे टाइम में शादी की हर रस्म में मेरे साथ रहना होगा, बोल मंजूर है? ये सुन कनक मुस्कुरा दी और जल्दी से अपने सिर हिला दी। सभी मुस्कुराकर उन दोनों को देख रहे थे। वहीं सोनम एक साइड खड़ी उदास नज़रों से परी को देख रही थी, क्योंकि परी की याददाश्त जा चुकी थी तो वो सोनम को भूल चुकी थी। उसी समय तेजस्विनी और राजवीर भी वहां आ गए। उसके साथ ही साथ शिवाय भी साथ में आया और सबको वहां देखकर उसकी तरफ बढ़ गए। परी कुछ सेकंड तक कनक के गले लगी रही, फिर वो सोनम की तरफ देखी और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर अपने हाथों को फैला दी और मुस्कुराकर बोली, क्या तो मेरे गले नहीं लगेगी? जैसे ही सोनम ये सुनी उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, पर अगले ही पल वो भागकर परी के पास आई और परी के गले लग गई। सोनम की आंखों में ठहरे आंसू बह गए। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा आदि सोनम की आंखों से आंसू बहता देखकर मन ही मन बोला, मैं इतने दिन बाद आया था तो मुझसे तो इतना इमोशनल होकर नहीं मिली, और भाभी से देखो कितना खुश होकर मिल रही है। कोई बात नहीं, जाने मन, तुम्हें तो मैं रात में देखता हूँ। सोनम, परी और कनक काफी देर तक ऐसे ही गले लगे रहीं। सभी लोग उन तीनों को ही देख रहे थे। त्रिशा और तेजस्विनी तो उन तीनों को ऐसे देखकर मुस्कुरा रही थी। त्रिशा के तो मन में यही चल रहा था कि काश उसकी भी कोई ऐसी फ्रेंड होती। कुछ देर बाद कनक धीरे से परी और सोनम से अलग हुई। सोनम की आंखें नम थीं और परी की भी आंखें नम थीं। हालांकि कनक की भी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो उन तीनों में सबसे बड़ी थी। वो परी और सोनम की आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ की और बोली, पागल लड़की, तुम दोनों रो क्यों रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे अभी ही ससुराल विदा होने वाली हो। कनक की बात सुन परी और सोनम ने मुंह बना लिया। वहीं बाकी सभी मुस्कुरा दिए। तभी कोई कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से आदि की आवाज आई,
हाँ वही तो भाभी, आप समझाओ ना मेरी सोना को। ये तो इस तरह से रो रही है जैसे इसे बहुत दूर जाना है। अरे आना तो इसे मेरी प्यारी भाभी के पास ही है ना। आदि की बात सुनकर सभी उसे घूरकर देखने लगे। वहीं सोनम भी अपनी आंखें छोटी किए उसे ही घूर रही थी। जैसे ही आदि सबकी घूरती नजरों को खुद पर महसूस किया तो वो हड़बड़ा गया और सबकी तरफ देखकर तुरंत अपने दांत दिखा दिया। वो जल्दी से वहां से भागना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही रुद्र उसे पीछे से पकड़ लिया और बोला, ऐसे कहाँ चल दिए छोटे साहबजादे? जो पूछना चाह रहे हैं उसके जवाब तो दो पहले। आदि अपने दांत दिखाते हुए बोला, अरे भाई वो मुझे याद आया, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी। अपनी बात बोलकर आदि जल्दी से वहां से भाग जाने के लिए मुड़ा। तभी दादाजी की तेज आवाज आई, रुक जा, ऐसे कैसे यहाँ से भाग रहा है? दादाजी की आवाज सुनकर आदि के बढ़ते हुए कदम रुक गए और वो अपने सिर पर मारते हुए मनी मन बोला, अब तू तो गया आदि बेटा। अब तो दादाजी अपनी छड़ी से मार मार के मुझे लाल कर देंगे। आदि पीछे मुड़ा तो दादाजी उसे घूर कर देख रहे थे। अभी दादाजी कुछ पूछते उससे पहले ही दादी जी उन्हें रोकते हुए बोली, बस करिए, अपने क्लास बाद में ले लीजिएगा। पहले आज बच्चों की शादी की पहली रस्म होने वाली है, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। ये बोलते हुए दादी जी सामने बैठे अभिन जी की तरफ देखी तो वो भी सिर हिलाकर बोले, आप सही कह रही हैं, हमें पहले अपने बच्चों की शादी की रस्मों को आगे बढ़ाना चाहिए। दादाजी भी खुद को गुस्से को कंट्रोल किए और आदि की तरफ घूर कर देखते बोले, आज तो तू बच गया है, पर जैसे ही शादी हो जाती है फिर मैं तो तेरा ही अच्छे से क्लास लूँगा। इतना बोलकर दादी जी को लिए और दोनों वहाँ से अपने रूम की तरफ चले गए। अवन जी भी उठे और अपने होठों पर हल्के से स्माइल लिए आदि की तरफ एक नज़र देख वहाँ से अपने रूम में चले गए। रुद्र भी परी के पास आया और उसका हाथ पकड़कर रूम की तरफ लेकर जाने लगा कि तभी परी अपने हाथों को रुद्र से छुड़ाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तो अभी मुझे अपने फ्रेंड के साथ रहना है। जैसे ही रुद्र ये सुना परी के हाथ को छोड़ दिया। वो तो भूल ही गया था कि अभी उनकी शादी हुई नहीं है। उसे तो पहले के दिन याद आ रहे थे जब दोनों साथ में रहते थे। तो रुद्र हल्का सा मुस्कुराया और परी की तरफ झुककर बोला, कोई बात नहीं एंजल, बहुत जल्द वो भी हो जाएगा, फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। ये बोलते हुए रुद्र परी की तरफ देखते हुए अपनी एक आई को विंक कर दिया, जिससे परी बस मुंह फाड़े और आंखें बड़ी किए रुद्र की तरफ देखती रह गई। वहीं रुद्र अपने बालों में हाथ फेरते हुए बड़े स्टाइल से वहां से रूम की तरफ चला गया। वहीं राजवीर और सिवाय भी अपने रूम में चले गए। सिवाय जाते हुए कनक को आंखों से इशारा कर दिया। अब वहां पर सिर्फ परी, कनक, सोनम और आदि खड़े थे। कनक और सोनम दोनों ही परी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो चुका था कि रुद्र ने कुछ तो ऐसा कहा है जिससे परी हैरान है। कनक धीरे से परी के कान में जाकर बोली, अरे कहाँ खो गई? क्या रुद्र जी के बारे में सोच रही हो? परी बेख्याली में बोली, हाँ। ये सुनकर दोनों मुस्कुराई। फिर कनक एक बार फिर से पूछी, अच्छा क्या सोच रही हो? ऐसा भी क्या कह दिया तुम्हारे रुद्र जी ने? जिस पर परी उसी तरह खोई हुई ही बोली, बोल रहे थे बाद में वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इतना बोल अचानक परी अपने सेंस में आ गई। वो कनक और सोनम की तरफ देखी तो वो दोनों उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तो परी मुंह फुलाकर पैर पटकते हुए वहां से रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं उसके जाने के बाद सोनम और कनक दोनों तेज तेज हंसने लगी। अचानक ही कनक की नज़र आदि पर गई, जो अभी भी वहीं खड़ा था और थोड़ा थोड़ा परेशान लग रहा था। अपने बालों को खुजाते हुए कुछ सोच रहा था। कनक उसके पास गई और बोली, क्या सोच रहे हो छोटे साहबजादे? दादाजी का डर है? कनक की बात सुन आदि तुरंत बोला, हाँ भाभी, क्या आप मुझे बचा लोगी? कनक आदि की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, मैं तो नहीं, पर कोई है जो तुम्हें बचा सकता है। ये सुनकर वो एक्साइटमेंट के साथ पूछा, कौन है वो भाभी, कौन है? आदि के पूछने पर कनक कुछ बोली, जिसे सुनकर आदि की होठों की स्माइल बड़ी हो गई। वहीं सोनम हैरानी से आंखें बड़ी किए हुए उन दोनों को ही देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ कनक जब रूम में पहुंची तो सिवाय पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। कनक रूम में आकर जैसे ही फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाने लगी, तभी एकदम से सिवाय उसके साथ वॉशरूम के अंदर आ गया। ये देख कनक की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो अपनी आंखें बड़ी किए सिवाय की तरफ देखते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? सिवाय उसके हाथ से पकड़े डोर को उसके हाथों से छुड़ाया और एकदम से बाथरूम की डोर को बंद कर दिया। फिर कनक की तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। कनक सिवाय को अपनी तरफ आते देख घबरा रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पल के ऊपर उठाकर सिवाय की तरफ देखे।
वहीं सिवाय अपने होठों पर स्माइल लिए कनक की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। कनक पीछे जाते हुए वाल से टकरा गई और उसके हाथ में पड़ा उसका कपड़ा भी नीचे गिर गया। सिवाय ने कनक के कपड़े को उठाया और एक साइड रख दिया, फिर एकदम से कनक के बिल्कुल पास पहुंचकर उसकी कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपका लिया। ये देखकर कनक की तो हार्ट बीट ही तेज हो गई थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। असल में सिवाय कुछ दिनों से बाहर ट्रिप पर गया हुआ था और अभी 2 दिन पहले से ही वो वापस आया था, पर 2 दिन पहले आने के बाद उसे ऑफिस संभालना पड़ गया, जिस कारण वो कनक के साथ समय नहीं बिता पाया था। पर आज उसे पूरा मौका मिला था कि वो उन दिनों का भरपाई कर सके। कनक सिवाय को अपनी घबराई हुई नज़रों से देख रही थी। तब तक सिवाय नीचे झुका और कनक के होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया। वो उसके होठों पर बड़ी ही बेताबी के साथ चूमे जा रहा था। वहीं कनक अपने होठों पर सिवाय के होठों को महसूस कर रही थी। उसकी पकड़ सिवाय के कंधे पर कस गए थे। वहीं सिवाय कनक के होठों के रसों को पीने में मसरूफ हो गया था। करीब 5 मिनट किस करने के बाद सिवाय ने कनक के होठों को छोड़ दिया तो कनक लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तब तक सिवाय अपने होठ को कनक के कंधे पर रखकर उसके गले और कॉलर बोन पर किस करने लगा। ये महसूस करते ही कनक अपनी घबराई हुई आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? सिवाय उसी तरह कनक को किस करते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? इतना कहकर उसने एक बार फिर से कनक के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे डीप पैशनेट किस करने लगा। कुछ देर किस करने के बाद सिवाय धीरे धीरे करके कपड़ों को उसके बदन से अलग करने लगा। कुछ देर में दोनों के ही कपड़े वाशरूम के फर्श पर एक दूसरे में उलझे हुए पड़े थे और कनक के तेज तेज आहों की आवाज़ वाशरूम में गूंज रही थी। वहीं महल में पूजा की तैयारी हो रही थी। आज महल में सबसे पहले पूजा किया जा रहा था, जिसमें शादी की पहली विधि शुरू होनी थी। महल के हॉल में ही एक साइड सारा इंतजाम किया गया था। पंडित जी आकर बैठे हुए थे। वहीं आसपास गद्दे बिछे हुए थे। यहाँ पर लोगों को बैठना था। कुछ देर में रुद्र, परी, मान और तिशा चारों एक साथ आए और आकर वहीं पूजा वाले स्थान पर बैठ गए। तभी सिवाय, कनक, राजवीर, तेजस्विनी आदि और सोनम आकर वहां बैठ गए। राजा साहब, निहारिका जी और रुद्र के दादा दादी भी वहीं पर बैठे बैठे सारी विधियों को देख रहे थे। माया तो अब तक यहाँ से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। निहारिका जी बहुत परेशान थी कि आखिर माया कहाँ चली गई। उन्होंने बहुत कोशिश की पर उन्हें माया कहीं नहीं मिली। वहीं माया कहाँ गायब हो गई है, ये तो रुद्र को ही पता था, क्योंकि रुद्र और मान भला कैसे माया को छोड़ सकते थे। ये सब कुछ जानते हुए जो कुछ भी उनके जीवन साथी के साथ हुआ है वो सब करने वाली कोई और नहीं, माया ही है। निहारिका जी भले ही पूजा में बैठी हुई थी पर उन्हें परी और मान को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके साथ ही साथ वो तिशा को भी खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। जहां वो माया को देखना चाहती थी वहां आज तिशा बैठी हुई थी। ये बातें निहारिका जी को चुभ रही थी। वो अपनी दांत पीसते बोली, बहुत शौक है ना तुम्हें तिशा इस घर की बहू बनने का? तो यहाँ बहू बनकर आओ, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तुम्हें खून के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा नाम भी निहारिका नहीं। पंडित जी परी और रुद्र को सारी विधियां बता ही रहे थे और परी, रुद्र, मान और तिशा ये चारों उन सारी विधियों को कर रहे थे। आज जहाँ रुद्र और मान के होठों पर स्माइल थे, वहीं परी और तिशा के फेस पर एक सुकून के भाव थे। कुछ देर बाद पंडित जी पूजा और हवन करने के बाद उन चारों को रक्षा सूत्र बांधे। फिर पंडित जी रुद्र, परी, मान और तिशा के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। फिर उन चारों के माथे पर तिलक लगाकर बोले, इन रक्षा सूत्र को अपने से अलग मत करना जब तक तुम लोगों की शादी नहीं हो जाती। ये सुनकर चारों बस सिर हिला देते हैं। कुछ देर तक पंडित जी कुछ रीति रिवाजों को करते रहे और पूजा संपन्न करके उन्होंने सभी को प्रसाद दिया और फिर वहां से चले गए। राजा साहब सभी को आराम करने के लिए बोलते हैं और खुद भी अपने काम में रूम में चले गए। कुछ देर आराम करने के बाद सभी डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। सभी चेयर पर बैठकर डिनर करने लगे। आदि सबकी तरफ देखते हुए बोला, वो कल कौन सी रस्म करनी होगी? आदि की बात सुनकर अवेन जी बोले, कल तो कोई रस्म नहीं है, इससे सभी लोग अपनी शादी की शॉपिंग करेंगे और परसों मेहंदी और लेडीज संगीत है। जैसे ही आदि ने ये सुना उसकी आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराने लगे। सभी उसकी तरफ ही देख रहे थे, लेकिन सबको समझ नहीं आ रहा था कि आदि इतना खुश क्यों है। पर रुद्र सब समझ गया था। वो आदि की खुराफातों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। रुद्र ने आंखों से आदि को इशारा किया कि ज़्यादा कुछ सोचना भी मत, वरना तुम्हें पता है ना दादाजी और दादी जी क्या हाल करेंगे।
वहीं आदि अपनी आंखों से इशारों इशारों में ही बोला, ओ कमान भाई, कभी तो कुछ सोचा करो। और कब तक दादी जी के बारे में सोचोगे? अपने बारे में भी सोचो, थोड़ा तो चिल किया करो। और हमारा बैचलर पार्टी तो बनता ही है ना, बस जल्दी से सब रस्में हो जाएं, फिर शादी के एक दिन पहले तो धमाका बनता ही है। रुद्र ने ना में अपना सिर हिला दिया, जैसे मानो कह रहा हो, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तू कभी नहीं सुधर सकता। आदि रुद्र के इशारों को समझ गया, वो अपने दांत दिखा देता है। राजवीर कंफ्यूजन भरी नजरों से उन दोनों को ही देख रहा था, लेकिन सिवाय और मान की नजरें तो बस कनक और तिशा पर ही टिकी हुई थी। कनक तो शर्म के कारण अपनी नजरें ऊपर नहीं उठा रही थी, क्योंकि आज सिवाय ने उसे बहुत तंग किया था, इसी कारण उसे बहुत शर्म आ रही थी। सिवाय डिनर करते हुए ही अपनी धीमी आवाज में कनक की तरफ अपने होठों को ले जाकर के बोला, जान, जो दोपहर में हुआ वो मैं रात में भी चाहता हूँ। आई वॉन्ट मोर। जैसे ही कनक ने ये सुना, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो अपनी आंखें बड़ी किए उसकी तरफ देखने लगी, तो सिवाय अपनी एक आई भी कर दिया। ये देखकर कनक उसे आंखें छोटी करके घूरने लगी, जैसे मानो कह रही हो, सोचिएगा भी मत। पहले ही आपने मुझे बहुत परेशान किया और अब मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। मुझे रात में सोना है, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। कनक की अनकही बातों को समझ कर सिवाय तिरछा मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, अच्छा तो तुम सोना ना, मैंने तुम्हें रोका थोड़े है, मुझे जो करना होगा मैं वह करूँगा। वहीं तिशा चुपचाप खा रही थी। मान ने मौके का फायदा उठाया और टेबल के नीचे से ही उसकी थाई पर हाथ रख उसे सहलाने लगा। ये देखकर तो तिशा की हालत खराब हो गई। जब मान ऐसे करता था तो उसकी सांसें ही अटक जाती थी, और अब तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो क्या करे। उस दिन जब मान ने ऐसा किया था, तब उस वक्त तो सिर्फ रुद्र और राजवीर ही थे, लेकिन आज यहाँ तो सारी फैमिली थी। वो भला क्या ही कुछ कर सकती थी। इसलिए बेचारी किसी तरह खुद को कंट्रोल किए चुपचाप डिनर कर रही थी और आंखों ही आंखों से मान को रुकने के लिए इशारा कर रही थी। लेकिन मान भला कहाँ मानने वाला था। वो तो धीरे धीरे उसकी थाई पर अपने हाथों से सहलाए जा रहा था। बेचारी तिशा बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए हुए थी और मान उसका फायदा उठा रहा था। उसे अच्छे से पता था तिशा इस वक्त कुछ नहीं करेगी। धीरे धीरे सभी ने अपना डिनर कर लिया और सबसे पहले राजा साहब और दादाजी और दादी जी अपना डिनर करके वहां से उठकर अपने रूम में चले गए। वहीं निहारिका जी का तो मन बिल्कुल भी डिनर करने का नहीं था। उन्हें तो सबको खुश देखकर जलन महसूस हो रही थी। जैसे ही राजा साहब उठे, वो भी डाइनिंग टेबल पर से उठी और वहां से तनतनाते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। रूम में पहुंचकर उन्होंने अपना फ़ोन लिया और उसे लेकर सीधे टेरेस पर चली गई। टेरेस पर पहुंचकर वो तुरंत किसी को कॉल करने लगी, पर कई कॉल करने के बाद भी दूसरी तरफ से फ़ोन रिसीव नहीं किया। निहारिका जी गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बोली, ये माया कहाँ चली गई? मुझसे तो बोल कर गई थी कि मैं कुछ काम से जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी, पर अभी तक आई क्यों नहीं? आखिर कहाँ है माया? फिर कुछ सोचते हुए वो एक नंबर डायल की। कुछ रिंग्स बाद कॉल उठा। निहारिका जी बोली, पता करो माया कहाँ है, वो कहीं भी मिल नहीं रही है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर निहारिका जी बोली, हाँ मैं नहीं जानती हूँ, मुझे हर हाल में मेरी बेटी चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अपनी बात बोलकर निहारिका जी कॉल कट कर देती हैं। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बोली, ये सब सिर्फ उस तिशा के कारण हो रहा है। अगर तिशा नहीं होती तो आज माया की शादी मान से हो रही होती। मैंने जो जो प्लान बनाया था वो सब कुछ होता, लेकिन सिर्फ इस तिशा के कारण आज मेरा सारा प्लान फेल हो गया है। मैं इस तिशा को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। तुम्हें मरना होगा तिशा, क्योंकि तभी मेरा मकसद पूरा होगा। अब कहानी में आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट दे करके इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू।